चैनल एक्स्ट्रा स्टडी वे में आप सभी साथियों का स्वागत है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आज के टॉपिक को समझाने के लिए मैंने कई वीडियो और फोटोज़ का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल एक्स्ट्रा स्टडी वे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो और आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी उपलब्ध हो जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और इस वीडियो में दिखाए गए अलग अलग वीडियोस और फोटो के माध्यम से आप इस टॉपिक को समझने का प्रयत्न करना। तो आज हम अंग्रेजी के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशंस का अध्ययन करेंगे और उसका प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का अर्थ है पहले, पोजीशन का मतलब है स्थित होना। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थित होना। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर शेष वाक्य के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है, उस शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस का प्रयोग सीखते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन का मतलब होता है में का मतलब अंदर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर स्थित हो तो हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे द गर्ल इज इन द बॉक्स। हम देख रहे हैं कि एक लड़की बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, मतलब बॉक्स ने उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो हम इस वाक्य में इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के अंदर स्थित है। तो ऐसी दशा में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रूम। बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। इस वाक्य में एक वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु के अंदर है, इसलिए हमने इस वाक्य में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। जब कोई वस्तु पेड़ के ऊपर स्थित होती है तो वहां पर भी हम ऑन का प्रयोग नहीं, इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु पेड़ के ऊपर चढ़ता है या बैठता है तो वह बिल्कुल ऊपर नहीं होता, वह पेड़ के उस हिस्से के अंदर होता है जिस हिस्से में पत्तियां या टहनियां होती हैं। इसलिए हम उस वाक्य में भी इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य में एक मंकी, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम इस वाक्य में द मंकी इज इन द ट्री, मतलब बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है या पेड़ के अंदर बैठा है। हम इसका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात पेड़ पर बैठने की स्थिति में हम इनका प्रयोग करेंगे। इनका तीसरा प्रयोग आता है महीनों के नाम से पहले। किसी भी महीने का नाम हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन अक्टूबर, इन दिसंबर, तो हम वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। ऋतुओं के नाम से पहले कोई भी ऋतु होता है, मौसम होता है, उसमें भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। दिशाओं के नाम से पहले इन द वेस्ट, इन द ईस्ट। हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहले वाक्य में ही विल कम इन मई, वह मई में आएगा, तो यहाँ पर मई एक महीने का नाम है, इसलिए हमने मई से पहले इनका प्रयोग किया। ट्रीज बिकम ग्रीन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग
बसंत का मौसम होता है, एक ऋतु का नाम है, तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग से पहले इन का प्रयोग किया। सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा, तो दिशा के नाम से पहले हमने यहाँ पर इन का प्रयोग किया। तो हम समझ गए हैं कि महीनों के नाम से पहले, ऋतुओं के नाम से पहले और दिशाओं के नाम से पहले भी हम इनका प्रयोग करेंगे। इनका चौथा प्रयोग है बड़े स्थानों, बिगर प्लेस, जो बड़े बड़े स्थान होते हैं उन स्थानों जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर, इनसे पहले भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे वी लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है? एक कंट्री है, देश है, तो हमने इंडिया से पहले इनका प्रयोग किया, हम भारत में रहते हैं। इंडिया इज़ इन एशिया, इंडिया एशिया में है, एशिया के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर हमने एशिया से पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया। शी लिव्ड इन बिहार, वह बिहार में रहती थी, तो बिहार एक स्टेट मतलब राज्य का नाम है, इसलिए हमने बिहार से पहले भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। इसके अलावा इनका पांचवा प्रयोग हम देखते हैं। इनका इस्तेमाल समय के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। मतलब ये जो समय के अंश होते हैं, समय के भाग होते हैं, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका छठा प्रयोग है किसी कार, जीप के अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु स्थित हो तो उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे सामने एक डॉग कार के अंदर बैठा हुआ है, तो हम लिखेंगे द डॉग इज इन द कार। तो इस इन का प्रयोग किया हुआ है। इन का मतलब अंदर, लेकिन इन और इनटू के बीच में क्या फ़र्क है कि इन में तो अगर कोई वस्तु जब हम बात कर रहे हैं या जब हमने वाक्य लिखा है उस समय कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो तो हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु अगर स्थान परिवर्तन करके गति करती हुई किसी दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती हैं। पहली तो वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करेगी और दूसरी उस वस्तु में गति होएगी। जैसे दिए गए चित्र में हम देख रहे हैं द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, यहाँ पर हमने इनटू का प्रयोग किया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉल पहले बाहर थी और इस समय हमारे सामने बॉल अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, क्योंकि पहले बाहर थी, अब बॉल अंदर जा रही है, अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, और जब बॉल अपना स्थान परिवर्तन करेगी, अपनी जगह बदलेगी, तो बॉल गति भी करेगी। इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया। हम छोटे होते हुए एक कहानी पढ़ा करते थे जिसमें शेर कुएं में कूद जाता है, तो वहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल, द बॉल वेंट इनटू द हॉल, गेंद छेद के अंदर गई, स्थान परिवर्तन करती हुई गति करके। इस वाक्य में बॉल ने दो कार्य किए, पहले अपना स्थान परिवर्तन किया, दूसरी गति की, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया। इनटू का दूसरा प्रयोग है रूप या भौतिक अवस्था परिवर्तन होने पर, अर्थात अगर किसी वस्तु का रूप बदल जाए या उसके भौतिक गुण, अंदर के गुण बदल जाएं तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले वाक्य में द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, मतलब दूध दही में बदल गया। यहाँ पर पहले दूध था और उसका आंतरिक परिवर्तन हुआ और दूध कर्ड मीन्स दही में बदल गया, दूध दही में बदल गया, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया। कट दिस एप्पल इनटू पीसेस, इस सेब को टुकड़ों में काट दो, अर्थात सेब के टुकड़े कर दो। तो सेब की जो अवस्था है वो भी यहाँ पर
परिवर्तित हो गई, तो हम समझ गए हैं कि पदार्थ की या वस्तु की रूप या भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अगली प्रीपोजिशन हमारे सामने आती है ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो, वह उनकी सतहें आपस में स्पर्श करें, तो ऑन का प्रयोग होगा। हम देखें कि यहाँ पर दो स्थितियाँ मुख्य हैं। पहली तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, और दूसरा उनकी सतहें मतलब उनकी सरफेस वो आपस में टच करें, स्पर्श करें, तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे सामने इस चित्र में एक बच्चा है, जो लड़का है, वो मेज के ऊपर बैठा हुआ है। द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब लड़का मेज के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, क्योंकि लड़के की और मेज की जो सरफेस है, सतह है, वो आपस में स्पर्श करती है। द मैन इज सिंगिंग ऑन द स्टेज, आदमी मंच पर गा रहा है, अर्थात आदमी और स्टेज की सतहें आपस में स्पर्श कर रही हैं, इसलिए हमने ऑन का प्रयोग किया है। ऑन का अगला प्रयोग आता है दिनों के नाम से पहले। किसी भी दिन का नाम हो या दिनांक मतलब डेट, उनसे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा, तो मंडे एक दिन का नाम है, इसलिए हमने मंडे से पहले ऑन का प्रयोग किया। राधा वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त, राधा 15 अगस्त को पैदा हुई थी, तो 15 अगस्त एक डेट है, एक दिनांक है, इसलिए हमने 15 अगस्त से पहले ऑन का प्रयोग किया। अब हमारी अगली प्रीपोजिशन हमारे सामने आती है ऑन टू। इसमें देखो दो बातें हैं। ऑन, ऑन का मतलब ऊपर, ऊपर शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति अगर स्थान परिवर्तन करके गति करती हुई किसी दूसरी वस्तु के ऊपर प्रवेश करती है या दूसरी वस्तु के ऊपर जाती है, तो हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य में देखें हम, बॉल नीचे है और नीचे से बॉल ऊपर जा रही है। ऑन टू को प्रयोग में ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि इसमें दो बातें हो रही हैं। पहली कि वस्तु स्थान परिवर्तन कर रही है और दूसरी गति कर रही है। स्थान परिवर्तन करके दूसरी वस्तु के ऊपर जा रही है, तो वहाँ पर ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। द बॉल इज गेटिंग ऑन टू द बॉक्स, कि ये जो गेंद है जो नीचे पड़ी हुई है, ये बॉक्स के ऊपर जा रही है। पहली बात, गेंद अपना स्थान परिवर्तन करते हुए ऊपर जा रही है। दूसरी, जब ऊपर जाएगी तो इसमें गति है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। द मैन जंप्ड ऑन टू हॉर्स, आदमी घोड़े पर कूदा। इस वाक्य में दो कार्य हुए। पहला तो आदमी का स्थान परिवर्तन, दूसरा गति। एक वस्तु या व्यक्ति गति करते हुए दूसरी वस्तु के ऊपर कूदा, इसलिए हमने ऑन टू का प्रयोग किया। अब हमारे सामने अगली प्रीपोजिशन आती है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी खुले स्थान के आर पार या दूसरी तरफ चली जाती है, तो अक्रॉस का प्रयोग होता है। खुले स्थान का मतलब जो चारों तरफ से खुला हो, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बॉडी को कवर ना करे, उस खुले हुए स्थान के आर पार जाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग होता है। द कैमल्स आर गोइंग अक्रॉस द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान के आर पार जा रहे हैं। इस वाक्य में ऊंटों का जो शरीर है वो चारों तरफ से खुला हुआ है, अर्थात उन्हें घेरने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमने इस वाक्य में अक्रॉस का प्रयोग किया है। अगली प्रीपोजिशन आती है थ्रू। थ्रू
अक्रॉस की उल्टी है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब अक्रॉस का प्रयोग हमने खुले स्थान के लिए किया, लेकिन थ्रू का प्रयोग हम बंद स्थान के लिए करेंगे। बंद स्थान का मतलब जिसमें कोई घिर जाए, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की बॉडी कवर हो जाए, उस वस्तु से गुजरने की दशा में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी ऐसी वस्तु के बीच में से होकर गुजरती है जिसमें कि वह गुजरने वाली वस्तु पूरी तरह से घिर जाए, तो हम थ्रू का प्रयोग। द ट्रेन इज कमिंग थ्रू द टनल। गाड़ी सुरंग में से होकर आ रही है, अर्थात सुरंग ने गाड़ी को चारों तरफ से कवर कर लिया और चारों तरफ से घिरे हुए स्थान के बीच में से होकर आर पार जाने के लिए हमने थ्रू प्रिपोजिशन का प्रयोग किया है। हमारे सामने अगली प्रिपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में स्थित होना। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में स्थित हो या गति करे, तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो दो वस्तुओं के बीच में स्थित होना, और दूसरी चाहे वह गति करे। जैसे इस फोटो का हम ध्यान से देखें तो इस वाक्य में क्या है, इस फोटो में क्या है, एक जो लड़का है वो दो कुर्सियों के बीच में, चेयर्स के बीच में खड़ा हुआ है। तो हमने द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन टू चेयर्स। लड़का दो कुर्सियों के बीच खड़ा हुआ है, अर्थात ये दो के बीच में है। तो हमने यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया। हमने ये बात की है कि चाहे खड़ा हुआ हो, स्थित हो, चाहे वह गति कर रहा हो। मान लो ये लड़का दो कुर्सियों के बीच में भाग रहा होता, तो फिर भी हम यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग ही करते। हमारी अगली प्रीपोजिशन है अमंग। अमंग बिटवीन की ही एक सहायक प्रीपोजिशन है, बस इसमें ये फ़र्क है कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच स्थित हो या गति करे, वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे दिए गए चित्र में एक लड़की है जो डॉग्स के बीच में बैठी हुई है, तो हमने लिखा है द गर्ल इज सिटिंग अमंग द डॉग्स। लड़की कुत्तों के बीच में बैठी हुई है। यहाँ पर कुत्तों की संख्या दो से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ। अगली प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का पहला प्रयोग ये है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, वह उनकी सतहें आपस में स्पर्श न करें, तो ओवर का प्रयोग होगा। मतलब ऑन में हमने ये देखा था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, लेकिन ऑन में दोनों की जो सरफेस होती है, मतलब बॉडी होती है, आपस में टच कर रही होती है, छू रही होती है। लेकिन ओवर में शर्त ये है कि दोनों की बॉडी आपस में छूनी नहीं चाहिए। जैसे हम द फैन इज रनिंग आवर मैन्स हेड। पंखा आदमी के सिर के ऊपर चल रहा है, अर्थात आदमी का सिर और पंखा आपस में स्पर्श नहीं कर रहा और पंखा आदमी के सिर के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर प्रिपोजिशन का प्रयोग किया। ओवर का दूसरा प्रयोग है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को ऊपर से ढक दे, तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे। मतलब एक वस्तु नीचे हो, दूसरी ऊपर हो, और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को ऊपर से ढक दे, कवर कर दे। जैसे द क्लॉथ इज ओवर द टेबल। कपड़ा मेज पर बिछा हुआ है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि ये जो कपड़ा है मेज को ऊपर से पूरी तरह से ढक रहा है, इसलिए हमने ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग इस वाक्य में किया है। हमारी अगली प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब है के नीचे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के लंबवत नीचे स्थित हो,
व उनकी सतहें आपस में स्पर्श न करें तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में दो बातें हैं। पहली तो ये है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे है। जैसे ये मेज है हमारे सामने, इस मेज में इसके नीचे एक बॉल है, तो मेज के नीचे बॉल मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के लंबवत नीचे है। लंबवत मतलब बिल्कुल सीधे में नीचे हो, और इनकी सतहें आपस में स्पर्श भी नहीं कर रही हैं, तो हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे द बॉल इज अंडर द टेबल। गेंद मेज के नीचे है, अर्थात गेंद लंबवत नीचे है और गेंद और टेबल आपस में टच नहीं कर रहे, इसलिए हमने अंडर का प्रयोग किया। हमारी अगली प्रीपोजिशन है बिलो। बिलो का मतलब होता है के नीचे। देखो, अंडर और बिलो दोनों का अर्थ ही के नीचे होता है, लेकिन इसका डिफरेंस हम समझते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे स्थित हो तथा वह वस्तु लंबवत नीचे ना हो, अर्थात ऊंचाई व गहराई के हिसाब से नीचे हो, तो हम बिलो का प्रयोग करेंगे। अर्थात अंडर में तो बॉल बिल्कुल सीधी नीचे थी, उसके सीध में नीचे थी, लेकिन बिलो में नीचे का अर्थात मतलब होता है कि ऊंचाई के हिसाब से नीचे स्थित होना। जैसे पहाड़ियों के बीच में या पहाड़ियों के नीचे कोई गांव हो, तो वो गांव पहाड़ियों के नीचे नहीं होता, वो ऊंचाई के हिसाब से नीचे होता है, तो वहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द माउंटेन्स। नदी पर्वतों के नीचे बह रही है। इस वाक्य में नदी पर्वतों के बिल्कुल नीचे नहीं है, जैसे कि मेज के नीचे बिल्ली बैठी हो या मेज के नीचे बॉल हो, लेकिन ऊंचाई के हिसाब से नदी नीचे है, इसलिए हमने बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। इस प्रकार से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस किए। ये हमारा प्रीपोजिशंस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट था। अगला पार्ट प्रीपोजिशन पार्ट सेकंड लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसी बीच अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।